वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 12 मैथ में चैप्टर 1 के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 चल रही है हमारी, क्वेश्चन 9 हो गई थी, अब आगे करेंगे जी हम। ठीक है, क्वेश्चन 10 से। 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। आपको एग्जाम्पल देने जी रिलेशन के। फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव नो ना ट्रांजिटिव। ठीक है, तो लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट 1 2 3। हमने 1 2 3 सेट पे एक रिलेशन लिया। ठीक है, आर रिलेशन की वैल्यू इस हिसाब से लिख लेते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा बट ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा। तो मैं आर रिलेशन मान लेता हूँ 1,2 एंड 2,1। अब ये देखो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, 1 2 3 सेट पे है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। तो ये तो नहीं है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, तो 2 1 तो है, सिमेट्रिक है हमारा। बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो 1 2 2 3 कुछ और होना चाहिए, तभी चेक करवाते, तो भी ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, दूसरे पार्ट में देखो, इसी में चलेंगे हम, सारे इसी से लिख देंगे। ट्रांजिटिव हो बट ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक हो, तो 1 2 2 3 ले लो। ठीक है, और 1 3 लिख दो। अब देखो रिफ्लेक्सिव है क्या, ये 1 2 3 सेट पे ले रहे थे आप, तो 1 2 3 1 1 2 2 3 3 आता तो रिफ्लेक्सिव होता, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नए सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 1 2 होता, 2 2 1 और होना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था। 2 3 है जैसे 3 2 और होना चाहिए, तो क्या हो जाता आपका, क्या ये सिमेट्रिक हो जाता, तो वो तो नहीं है आपका। ठीक है, अब आपको चेक करना ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए A, B बिलोंग करना चाहिए, यानी 1, 2 बिलोंग कर रहा है, फिर B, C बिलोंग करना चाहिए, यानी 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है आपका। चेक क्या करना होगा आपको, 1,3, तो 1,3 है कि नहीं है इसके अंदर, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या करें, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी हो जाए। इसमें आर को मान लो आप 1,1 2,2 3,3, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो आप क्या करो, 1,2 मानो और इसका उल्टा लिख दो। ठीक है, क्या करना आपको, 1,2 माना, इसका उल्टा करोगे तो 2, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और बाकी और कुछ ना लिखो आप। देखो 1 रिफ्लेक्सिव तो हो गया यहाँ से तीनों से, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। 1,2 है, उसका उल्टा 2,1 भी है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। पर ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1A, B 1,2 आ गया, 2,3 कुछ और होता है एक्स्ट्रा, तो हम चेक कर पाते हैं, वो तो है ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, तो ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक हो। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, तो 1,1 2,2 3,3 होगा रिफ्लेक्सिव, तीनों आ गया आपस। अब आपको ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो 1,2 मान लेंगे हम, 2,3 मान लेंगे हम, और 1,3 लिख लेंगे। ये रिलेशन ले लिया आपने, इन तीनों से तो हो गया रिफ्लेक्सिव। 1,2 है, ये बिलोंग कर रहा है, A, B बिलोंग कर रहे हैं, B, C भी बिलोंग कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा होगा तो A और C, देखो 1 और 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो ये भी आ गया आपका, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक देखो 1,2 है, 2,1 तो नहीं है ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, नॉट है, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्लियर ये बात। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते थे, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इस केस में आर क्या मानो आप, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये 3 छोड़ दो आप। तो आप क्या लिखो, 1 2 1 2 लिख दिया, तो 2 1 लिखना पड़ेगा आपको, 2 3 तो 3 2 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2 भी लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको अभी। और आपको लिखना पड़ेगा 1 2 2 1 और 2 3 और 1 3। अब देखो 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 भी है, 2 3 है, 3 2 भी है, 2 2 है, 1 3 लिख दिया ना आपने, 3 1 और लेना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, 1 3 लिया, 3 1 ले लिया। अब देखो 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2 ही बनेगा, 1 3 है और 3 1 है,
ये हो गया। तो सारे अपोजिट में है कि नहीं है, ठीक है, तो अपोजिट में तो सिमेट्रिक हो गया ये, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 है नहीं। अब ट्रांजिटिव पे चेक करो, 1 2 चेक किया आपने, फिर आप चेक करो 2 3 भी है क्या, है जी 2 3 भी। अब आप ये बताओ 1 3 है कि नहीं है, 1 3 भी है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास है, क्या होगा जी आपके पास ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। इसी हिसाब से आप चेक कर सकते हो। अगर कोई और चेक करे तो 1 2 है, और कहूँगा जी हाँ है। अगला कहेगा जी 2 3 है, मैं कहूँगा हाँ जी है। अब आप चेक कर लिया 1 3 भी है क्या, ये भी हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव चेक हो गया आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल खुद से लिखना लिख सकते हैं जी आप, ये फिर भी नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखिएगा जी, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट, एक सेट दे रखा है इन ए प्लेन सच दैट, एक कोई पॉइंट का सेट दे रखा है, एक इसका सेट है जी, सेट ऑफ पॉइंट है, पॉइंटों का सेट है, पॉइंट बहुत पता ही होते हैं आपको क्या होते हैं। आर रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है, रिलेशन के अंदर पी कोमा क्या हो, पी और क्यू, आर की ये रिलेशन दी हुई है कि पी कोमा क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी की डिस्टेंस किससे, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, तो लेट ओ मान लो ओरिजिन, लेट ओ क्या मान लिया आपने, ओरिजिन। ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ओ को आपने ओरिजिन माना, पी कोई पॉइंट होगा, डिस्टेंस को ओपी लिख सकते हो, ओपी। इट सेम का मतलब बराबर है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन तो वही है, ओ क्यू हो जाएगा। ये कंडीशन दे रखी है, पी कॉमा क्यू किस हिसाब से है कि ओ पी बराबर है ओ क्यू। समझ आ गई आपको ये बात, ठीक है। चेक करना इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे आप, और किसके लिए चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने के लिए आपको क्या होगा, पी कोमा पी चेक करोगे, फॉर पी कोमा पी चेक करोगे कि नहीं करोगे। तो एक बात बताओ है क्या ये, पहले पॉइंट की भी डिस्टेंस ओरिजिन से, दूसरे पॉइंट की भी डिस्टेंस ओरिजिन से, यानी पहला पॉइंट क्या होगा, ओपी, तो डिस्टेंस आ गई ओपी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। दूसरे में भी क्या है पी, तो ये भी ओपी बनेगा, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। तो ये बताओ ओपी बराबर ओपी होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा जी। समझ आ गया आपको, हेंस दिस इज ए रिफ्लेक्सिव, लिख दोगे ओपी बराबर ओपी, समझ आ गया आपको बात। अब फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करो, आप इसके लिए चेक करो, सिमेट्रिक के लिए चेक करो। सिमेट्रिक के लिए मैंने लेट मान लिया पी कोमा क्यू बिलोंग कर रहा है आपका किसके साथ, आर के साथ। मैंने मान लिया पहले ए कोमा बी मान लो, पी कोमा क्यू मान लो, यहाँ पे पी कोमा क्यू करके लिखे हमने वो मान लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू। तो मैं इसका उल्टा लिखना चाहूँ तो एक बात बताओ, अगर मैं ओ क्यू बराबर ओपी भी लिखना चाहूँ तो भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी आगे वाले को पीछे इधर साइड चेंज करने से फर्क तो नहीं पड़ेगा। हेंस क्या हो जाएगा आपके पास है, क्यू पी भी बिलोंग कर जाएगा किसके साथ है, आर से। अब ये पी क्या कर रहा था, क्यू पी हमने करवा ही लिया बिलोंग, तो ये क्या हो गया जी, सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया ये, सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। देखो मैंने मान लिया पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका क्या मतलब हुआ, ओ पी इज इक्वल टू है ओ क्यू। फिर मैंने मान लिया क्यू, पहले मान लिया ए कोमा बी, ऐसे ही करते हैं ना, देखो पहले ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए आर से, बी कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ये चेक करते हैं, बी यहाँ गया, यहाँ क्यू पहले लिख लिया, कोई और तीसरा पॉइंट ले लिया आर, वो भी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ओ क्या हो किसके इक्वल है, ओ आर, सॉरी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, ओ पी कह रहा है मैं ओ क्यू के इक्वल हूँ, और ओ क्यू कह रहा है मैं ओ आर के इक्वल हूँ, तो ओ पी और ओ आर क्या हो गया आपस में, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, फ्रॉम वन एंड सेकंड इक्वेशन लिख लोगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से बताओ क्या होगा, ओ पी अगर ओ आर के इक्वल हो गया आपका, ओ पी किसके इक्वल हो गया, ओ आर के इक्वल हो गया, तो क्या कर सकते हो आप, पी कोमा आर बिलोंग कर जाएगा किसके साथ है, आर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी, सॉरी ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब अगर ये ट्रांजिटिव हुआ, रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी और ये ट्रांजिटिव भी होती है, कौन सा रिलेशन बन जाएगा आपका जी, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा आपका, इक्विवेलेंस
वैलेंस बता रखा आपको, जो तीनों चीज हो आपकी, वो कौन सा रिलेशन होता है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और भी कुछ दे रखा था, हाँ आगे आगे और पढ़ के देखिएगा इसमें। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ द all point related to point P not comma is equal to 0 is circle passing through the P with origin as center। ये बात तो सो नॉर्मल सी है, आपको ये भी शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P, ठीक है, आपको सेट है सारे पॉइंट का, लेकिन P 0,0 नहीं है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। तो अब अगर P 0,0 नहीं है तो सेंटर को आप 0,0 मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो बाकी सारे पॉइंट से P कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ भी सेम डिस्टेंस होती है, यहाँ भी सेम डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, यहाँ भी सेम डिस्टेंस होती है, सारे सेम पॉइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका, ठीक है, यस हो जाएगा ये कंडीशन, क्योंकि आपको बस इसके लिए एक लाइन लिखनी है कि डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कल आर सेम फ्रॉम ओरिजिन। बस सेम होती है कि नहीं, ये चेक करना था कि शो करना है कि आपको सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट का सेट ले लिया जाए एक सर्कल के ऊपर, P 0,0 नहीं, एक सर्कल पास कर रहा है P से जिसका ओरिजिन सेंटर होगा, ये बात हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। सो दैट द रिलेशन R इज डिफाइंड द सेट A ऑफ ट्रायंगल R T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2। अब ये दिया हुआ है R रिलेशन, क्या दिया हुआ है, T1, T2, दो ट्रायंगल दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, T1 सिमिलर है किसके, T2 के, ये रिलेशन दे रखा है। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, दोनों सेम होने चाहिए, तो T1, T1 फॉर T1, T1। अब T1 सिमिलर होगी T1 के, कोई भी ट्रायंगल खुद की सिमिलर होती है कि नहीं होती है, होती है, ठीक है। तो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर एक ट्रायंगल अपने आप के क्या होती है जी, सिमिलर होती है। हर एक ट्रायंगल अगर अपने आप के सिमिलर है तो T1, T1 बिलोंग कर जाएगा किसके साथ है, R के साथ। ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया जी, क्लियर ये बात। फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करो, इसके लिए चेक करो सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्री के लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेट मान लिया मैंने T1, T2 बिलोंग कर रहा है किसके साथ है, R के साथ मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, T1 सिमिलर है किसके, T2 के। तो एक बात बताओ, क्या T2 हैंस T2 क्या T1 के सिमिलर नहीं होगा? जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा कि नहीं होगा? तो आगे पीछे करने से तो कोई चेंज नहीं होगा ना, तो इसमें भी आगे पीछे कर सकते हैं हम, यानी T2, T1 बिलोंग कर जाएगा आपका R के साथ, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ये बात। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, लेट मान लिया T1, T2 बिलोंग कर रहा है R के साथ, T2, T3 भी बिलोंग कर रहा है R के साथ, मान लिया दोनों कंडीशन। अब आपको चेक क्या करना होगा, T1 और T3 को चेक करना होगा। इसका क्या मतलब हुआ, T1 सिमिलर है किसके साथ, T2 के साथ। इसका क्या मतलब हुआ, T2 सिमिलर है किसके साथ, T3 के साथ। अब T1 T2 के साथ सिमिलर है, T2 T3 के साथ सिमिलर है, तो T1 और T2 भी क्या हो जाएंगे, हेंस T1 एंड T2 भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सॉरी, T1 एंड T3 भी क्या हो जाएंगे आपके पास है, सिमिलर। देखो ट्रायंगल T1 है वो T2 के सिमिलर है, एक जैसी है। T2 और T3 सिमिलर है आपस में, तो T1 और T3 भी सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो T1, T3 क्या कर जाएगा आपका, R से बिलोंग कर जाएगा, तो R से बिलोंग करके तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब तीनों हैं तो क्या बन जाएगा, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, क्लियर ये बात, ठीक है। अब आगे देखो, तीन राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, एक की साइड है 3, 4, 5, दूसरी की साइड है 5, 12, 13, तीसरी साइड है 6, 8, 10। विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, इनमें से कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड है, अब बतानी है आपको। तो आपको पता होगा, अगर फॉर सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होता है जी, फॉर सिमिलर ट्रायंगल के लिए बता सकते हैं जी क्या होगा, को सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होता है, बताओ, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड आर सेम। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, सेम। तो मान लो इसकी एक साइड 3 ले ली तो इसकी 6 मान लिया आपने,
इसकी 4 मान ली, मैं T1 और T3 की बात कर रहा हूँ। इसकी 8 मान ली आपने और इसकी 5 मान ली, तो इसकी 10 हो गई। काटोगे सबका 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, सब बराबर आगे कि नहीं आगे? अब बराबर आगे तो क्या हो गया? सिमिलर, यानी T1 एंड T3 क्या होगी? सिमिलर। T1 T2 के साथ देखोगे तो 3/5 आएगा, 4/12 आएगा, 4/5 है तो 3/5 आएगा, 4/12 आएगा, 5/13 आएगा। कट नहीं रहे, वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसी तरह T2 और T3 को भी चेक करोगे तो कोई रेशियो सेम नहीं आएगा। तो T1 और T3 का रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए T1 और T3 क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह बताना था एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So that the relation R defined in the set of all polygon, polygon होता है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ठीक है, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, उन सबको पॉलीगन कहते हैं जिसकी नंबर ऑफ साइड हो। ठीक है, P आपको रिलेशन क्या दे रखा है? P1, P2 such that P1 and P2 have same number of side, यानी P1 is equal to है P2, P1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2, यानी जितनी P1 में साइड है उतनी ही P2 में साइड है। सेम नंबर ऑफ साइड है। P1 में अगर 4 साइड है तो P2 में भी क्या मिलेगी? 4 साइड। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, आधों का आंसर आ गया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा सोच लिया होगा उन्होंने। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होगा? P1, P1 ही बिलोंग करना चाहिए हमारा अर्थ है। यही चेक करोगे आप, चेक यही करोगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब P1 में मान लो 4 साइड है, P1 में कितनी साइड है? 4 साइड है, तो यहाँ भी कितनी साइड होगी? P1 में 4 ही होगी ना। P1 लिए तो दोनों की साइड बराबर हुई कि नहीं हुई? तो बराबर हुई। ये तो साइड बराबर से कह रहा है हमें, तो साइड बराबर होगी जी। ठीक है, तो लिखोगे हेयर नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P2। अब अगर P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा आपके पास है? ठीक है, नंबर ऑफ साइड ऑफ P1, तो एक P1 की साइड और नंबर ऑफ P1 की साइड तो बराबर होगी कि नहीं होगी? तो ये P1 हेंस P1, P1 बिलोंग कर जाएगा किसके साथ? R के साथ। अब अगर ये बिलोंग कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, लेट मान लिया मैंने P1, P2 बिलोंग कर रहा है किसके साथ? R के साथ। मैंने मान लिया कि P1, P2 बिलोंग कर रहे हैं आपके R के साथ, रिलेशन R के साथ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू है नंबर ऑफ साइड ऑफ P2। मान लिया आपने नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P2। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना होगा? P2, P1 के लिए। तो अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P2। अगर मैं इधर P1 P2 लिख दूं कि नंबर ऑफ साइड ऑफ P2, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 के भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये बिलोंग कर जाएगा आपका साथ। ठीक है, ये यही कह रहा है कि P1 P2 में सेम साइड होनी चाहिए। तो P1 इज इक्वल टू P2 मान लिया आपने, नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू P2, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 इज इक्वल टू भी तो P1 होगा। यहाँ P2 भी तो लिख सकते हो, यहाँ P1 भी तो लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो ना इनको, यहाँ भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? आपके R से बिलोंग कर जाएगा। समझ आ गया आपको बात? अब आप चेक करोगे किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव लेट मान लिया P1, P2 बिलोंग कर रहा है आपका R के साथ, मान लिया आपने, यानी कि नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू होगी नंबर ऑफ साइड ऑफ P2। ठीक है, अब मान लो P2, P3 आप बिलोंग कर रहा है R के साथ, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 इज इक्वल टू हो जाएगी नंबर ऑफ साइड ऑफ P3। ये भी मान लिया आपने। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इक्वल है P2 के, P2 वाली साइड है P3 के इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हो कि P1 की साइड किसके इक्वल हो जाएगी? P3 के। मान लिया आपने P1 के पास 5 साइड है, तो P2 के पास भी कितनी होगी? 5 साइड, क्योंकि P1 P2 की साइड तो बराबर है। अब P2 की साइड किसके बराबर है? P3 की, तो P3 की भी तो 5 की साइड होगी, तो P1 और P3 भी क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए। तो अब P1 P3 बराबर हो गए, तो P1 और P3 क्या कर जाएंगे? आपके बिलोंग कर जाएंगे किसके साथ है? R के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव बन जाएगा। ये तीनों बन गए तो ये क्या बन जाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात ठीक है, चलिए
आप कह रहे व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 4 5। एक साइड ट्रायंगल दे रखी है जिसकी साइड है 3 4 5। ठीक है, क्या कह रहे दोबारा देखो, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट ए, एलिमेंट ए के सेट क्या होंगे। ठीक है, आपसे ये पूछा एलिमेंट ए के सेट, एलिमेंट जो है ए है उसके सेट के एलिमेंट क्या होंगे रिलेटेड टू ए राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जिसकी साइड कितनी है 3 4 5 है, जिसकी साइड कितनी है 3 4 5। अब पहली बात तो साइड 3 4 5 है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए कौन सा सेट बन जाएगा यही बताना है। तो ए बन जाएगा ए इज द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ए इज द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दे ही रखा है इसने राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 4 5 में राइट एंगल बनती है कि नहीं बनती, दो साइड का स्क्वायर करके देख लो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो बन गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम आती हो गया ये आपको। ठीक है, ये फालतू चीजें देखिए, इज द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपका। ठीक है, ये लिखना था कि सेट जो है ए उसके एलिमेंट क्या होंगे, तो ए के जो एलिमेंट होगा, ए जो सेट होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल का सेट होगा जी। ठीक है, यही बताना आपको। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिएगा जी। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, एल भी रखे तो सेट सारी लाइनों के ऊपर है। ठीक है, रिलेशन आर किस हिसाब से डिफाइन कर रखा है, रिलेशन आर इस हिसाब से डिफाइन कर रखा है कि L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, L1 और L2 के आपस में पैरेलल है। चलिए ये बात तो फोर्स रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो आप। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करोगे आप तो ये देखो L1, L1 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, L1 इज पैरेलल टू L1, तो हर एक लाइन, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा बात, ये हर एक लाइन खुद की क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होती है, पैरेलल होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हर एक लाइन पैरेलल होती है, तो L1 पैरेलल होगी कि नहीं होगी, L1 के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए L1, L1 क्या कर जाएगा आपका, बिलोंग कर जाएगा किसके साथ है, आर के साथ, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात। अब फोर सिमेट्रिक के लिए, फोर सिमेट्रिक के लिए देखो आर इज इक्वल टू, आपने क्या माना सिमेट्रिक के लिए, मान लो कि L1 कोमा लेट L1 कोमा L2 बिलोंग कर रहा है आपका आर के साथ, मैंने मान लिया बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा, L1 इज पैरेलल टू L2। तो एक बार बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ L2 इज पैरेलल टू L1, जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी ना, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ भी कर सकते हो आप, L2, L1 बिलोंग कर जाएगा आपका किसके साथ है, आर के साथ है। अब ये बिलोंग कर गया यहाँ पे, ये कौन सा बन जाएगा आपका, सिमेट्रिक बन जाएगा। क्लियर ये बात। ठीक है, अब फोर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए चेक करना आपको, L1, L2 बिलोंग कर गया आपका आर के साथ, मान लिया आपने दैट, और L2 और L3 भी मान लिया आपने बिलोंग करके आर के साथ, मान लिया ये बात। इसका क्या मतलब होगा, L1 इज पैरेलल टू L2। इसका क्या मतलब होगा, L2 इज पैरेलल टू L3, यही मतलब होगा ना। इसका मतलब होगा L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल। देखो L1 लाइन ये है, ये L2 के पैरेलल है, और L2 किसके पैरेलल है, L3 के। पैरेलल का मतलब होता है ना कि बीच की डिस्टेंस है, तो L1 और L3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, फिर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से इक्वेशन 1 और आप 2 लिखोगे तो L1 पैरेलल हो जाएगी L3 के, L1 पैरेलल किसकी हो जाएगी, L3 के। जब L1 L3 के पैरेलल हो जाएगी तो आपका L1, L3 बिलोंग कर जाएगा किसके साथ है, आर के साथ। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो कौन सा सेट हो गया जी, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया आपका, ये शो करना था आपको। ठीक है, करिए ये बात। अब आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन, सारे लाइन का सेट बताना है। एक इक्वेशन रखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, आपको याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो y की जगह y आ गया, x की जगह x हो गया, यानी m की जगह कौन आ गया 2, और c की जगह कौन आ गया 4, यानी m की जगह 2 आ गया। इसका मतलब स्लोप कितना है उसका जी, 2 है। स्लोप कितना है, 2 है। यानी इस लाइन से जितनी भी इक्वेशन ड्रॉ करोगे सबका स्लोप क्या रहेगा, 2 रहेगा। सबका स्लोप क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब एक बात बताओ, जब सबका स्लोप 2 रहेगा, सबका स्लोप है
2 रहेगा तो अगर किसी लाइनों का स्लोप इक्वल होता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। पढ़ी होगी आपने 11th क्लास में बात। स्लोप अगर सभी लाइनों का स्लोप 2 रहना यानी इक्वल रहना है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो एल ये कौन सा सेट बनेगा, तो ये सेट बनेगा जी सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन, सारे पैरेलल लाइन का सेट बनेगा विद स्लोप। स्लोप कितना होगा उसका, 2 होगा। विद स्लोप क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर ये बात, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जो आर एक सेट दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, आर एक सेट के ऊपर 1 2 3 4 ये रिलेशन दे रखा है आपको। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आर इज रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले कह रहा है आर रिफ्लेक्सिव है, ये चेक करो रिफ्लेक्सिव है क्या, तो 1 1 है इसमें, है 2 2 है इसमें, है 3 3 है इसमें, ये रहा 3 3 भी, 4 4 है इसमें, 4 4 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, यानी रिफ्लेक्सिव तो है ही है। ठीक है, ये ऑप्शन तो कट गया आपका, ये नॉट रिफ्लेक्सिव कर रहा है, ऑप्शन कट गया आपका। अब आपको चेक करना है सिमेट्री के बारे में। 1 2 है, क्या दे रखा है 1 2, इसका उल्टा करोगे क्या आएगा 2 1। क्या 2 1 है आर में, नहीं है, 2 1 आर में नहीं है जी। ठीक है, करिए ये बात, 1 2 है पर 2 1 आर में नहीं है। समझ आ गई आपको ये बात। ठीक है, करिए। ठीक है, अब देखो आगे आप। ठीक है, अब ना ही ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये पहला कह रहे थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों कह रहे थे, ये ऑप्शन भी कट गया आपका। ठीक है, और अब सिमेट्रिक है ही नहीं तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया आपका। यानी ऑप्शन बच गया आपके पास एक, आर रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक है, ये बच गया। एक बार चेक कर लो ट्रांजिटिव के लिए भी। तो देखो अलग अलग लेने हैं आपको, जैसे 1 2 लिया तो 2 के साथ कुछ और है क्या, नहीं है, ये नीचे चेक करोगे आप चेक करोगे 1 3 1 3 चेक कर लिया, फिर 3 के साथ और क्या है, 2 है, ये है, ये तो आपके बिलोंग कर रहे हैं, तो वो बिलोंग करने चाहिए ना, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तो बिलोंग करने चाहिए आपको। अब आपको ए और सी के लिए चेक करना होता है, तो 1 2 है कि नहीं है इसके अंदर, तो 1 2 इसके अंदर है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है जी और ट्रांजिटिव है, बट क्या नहीं है आपका, सिमेट्रिक नहीं, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर बी रिलेशन इन द सेट एन, सेट एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। गिवन बाय आर कंडीशन क्या दे रखी है, a, b सच दैट a इज इक्वल टू है b माइनस 2, a इज इक्वल टू क्या है b माइनस 2। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से ज्यादा होनी चाहिए, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर ये बात। पहले a लिखा जाएगा फिर b लिखा जाएगा और वो बिलोंग कर रहा है r से। कंडीशन ये दे रखी है कि a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो 6 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4, कट्टा मारो इस पे, तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो कट गया आपका। ठीक है, अब देखो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी अगर मैं b की वैल्यू 7 रख देता हूँ तो 7 माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 5, a की वैल्यू आएगी 5, b की वैल्यू आएगी 7, यानी पहले वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 कम होनी चाहिए। यहाँ पहले वाली वैल्यू कितनी कम है, 8 और 3 कितना डिफरेंस है, 5 का, तो कंडीशन बनी नहीं आपकी। यहाँ देखो 8 और 7 का कितना डिफरेंस है, 1 का, ये भी नहीं बनी। यहाँ देखो पहले वाली वैल्यू कितनी कम है, अगर आप b की वैल्यू 8 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर ये बात, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है जी। ठीक है, और अगर आपको हमारे चैनल की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जी, पवन आंसर के नाम से, उसको ज्वाइन जरूर करें जी। ठीक है, ठीक है, ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें जी, शेयर जरूर करें चैनल को। ठीक है, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना जी कैसा लगा आपको। ठीक है, बी बेटर लर्न बेटर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।